हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली थ्रू द एजिस सब्जेक्ट की। और इसमें हम दूसरा चैप्टर करेंगे, यानी कि हमारी सेकंड यूनिट है। और चैप्टर का नाम है बस्तियों से शहरीकरण तक 10वीं से 14वीं शताब्दी दिल्ली के जो विभिन्न शहर थे, इसकी जानकारी इस चैप्टर में हमको मिलने वाली है। ठीक है, मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और मैं आपको यहाँ पे हिंदी में कराने वाला हूँ ये सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश वर्जन भी आएगा, इंग्लिश मीडियम में भी अलग से करा दिया जाएगा। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये जेनरिक इलेक्टिव है। ठीक है, यानी कि जीई में आता है और ये बीए प्रोग्राम वालों बच्चों के पास भी होता है और जो ऑनर्स वाले स्टूडेंट हैं उनके पास भी ये होता है। ठीक है, तो आप प्रोग्राम में हो या ऑनर्स में हो, अगर आपने जीई में ये सब्जेक्ट ले रखा है तो ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल होगी और बिल्कुल न्यू लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं टेलीग्राम की। एकलव्य स्नातक वन, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी जाके ज्वाइन करो। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करा दिए जाते हैं, तो आप यहाँ से फ्री में नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। इसको हिंदी में कहा जाता है सब्जेक्ट को दिल्ली प्राचीन काल से प्रारंभिक आधुनिक इतिहास के निर्माण तक। ठीक है, तो देखिए, दिल्ली को हम कैसे जानते हैं? कैपिटल ऑफ इंडिया। हमने आज तक बस इतना ही समझा था कि दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है। इससे ज़्यादा गहराई में हमने दिल्ली के इतिहास को कभी पढ़ने का प्रयास नहीं करा, लेकिन अब ये हमारे सिलेबस में है तो अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? दिल्ली जो थी वो कई बार उजड़ी और कई बार बसाई गई। ठीक है, यानी कि उसको कई बार उजाड़ा गया था और कई बार इसको बसाया गया था। तो ये सारी चीज़ें तो हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा ना, हम दिल्ली सल्तनत को जान लेते हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल जो था वो 1206 से लेके 1526 तक था। ठीक है, पहले क्या होता था? यहाँ पे हिंदू शासक होते थे। ठीक है, हिंदू शासक में चौहान वंश हो जाएगा, जो ये हमने पढ़ा था तोमर वंश हो जाएंगे। ठीक है, ये जो राजपूत शासक होते थे इन्होंने शासन किया था। इसके बाद आ जाते हैं मुस्लिम। मुस्लिम शासकों ने क्या करा? दिल्ली पे अपना अधिकार कर लिया और इन्होंने शासन चलाया। तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है 1206 में हो चुकी थी और 1526 तक चला। 1526 में बाबर आ जाता है, फिर बाबर का शासन हो जाता है। ठीक है, तो यानी बाबर के आने से पहले किसका शासन रहा है? दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, अब ये जो सल्तनत वाले जो जो भी थे शासक, ये भी मुस्लिम ही होते थे। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ यहाँ पे शुरुआत हो जाती है दिल्ली में मुस्लिम शासक की। और ये तुर्क मूल के थे। ठीक है, तुर्की के थे, ये तुर्की मूल के थे। इसके बाद हमें थोड़ा सा ये भी याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत के अकॉर्डिंग हमको 5 वंश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, यानी इस जो दिल्ली सल्तनत का जो शासन काल था उसमें 5 वंशों ने शासन किया था। पहला था गुलाम वंश। ठीक है, इसके ये कुछ मुख्य शासक हैं। फिर दूसरे नंबर पे आता है खिलजी वंश, जिसमें ये कुछ मुख्य शासक होते हैं। फिर आता है तीसरे नंबर पे तुगलक वंश। ठीक है, इसमें ये सारे शासक थे। फिर सैयद वंश आता है और ये काफी कम समय तक ही था, कमजोर शासन था। इसके बाद लोधी वंश आता है। ठीक है, लोधी वंश अंतिम, आप ये लगा लो, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। इस समय क्या था? बाबर आ जाता है, बाबर से युद्ध होता है इब्राहिम लोधी का और बाबर इसको पराजित कर देता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे मुगल शासन आ जाते हैं। तो मुगल शासन से पहले दिल्ली सल्तनत का शासन था और इन वंशों ने शासन किया था। और इस समय में दिल्ली में बहुत सारे बदलाव आए। वो बदलाव क्या थे? क्या चीजें बनाई गई? कौन सी चीजों को तोड़ा गया? कई मंदिर को इन्होंने तोड़ दिया, मस्जिदें बना दी। तो वो सारी चीजें हम इसे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको ये इतना पता होना चाहिए, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि किन किन शासकों ने कैसे कैसे शासन किया था। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। दिल्ली जो है कई शहरों का समूह माना जाता है। ऐसा माना जाता है कई छोटे छोटे शहर थे, उन सबको मिलाकर एक दिल्ली बनती थी। ठीक है, तो दिल्ली जो है केवल एक नगर नहीं है, बल्कि विभिन्न कालों में बसे अनेक नगरों का समूह है। ठीक है, दिल्ली को आप एक नगर मत समझना, अलग अलग समय में कई सारे नगर जो थे उनके समूह को हम दिल्ली के रूप में जानते हैं। ठीक है, 14वीं शताब्दी का एक अरब यात्री था जिसका नाम था शिहाबुद्दीन अल उमरी। ठीक है, नाम याद रखना, शिहाबुद्दीन अल उमरी। इसने दिल्ली की इस विशेषता के बारे में लिखा है। ठीक है, इसने पहचाना दिल्ली की विशेषता को और उसके बारे में लिखा। तो ये क्या बताता है? इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कहता है कि दिल्ली कई शहरों से मिलकर बनी थी। यानी दिल्ली कोई एक शहर नहीं है, बल्कि कई सारी शहरों को मिलाकर दिल्ली बनती है। और प्रत्येक शहर का अपना अलग नाम होता था। जैसे मान लो बहुत सारे शहर हैं, ठीक है, तो उन सभी शहरों का अपने अलग अलग नाम होते थे, उनके सामूहिक रूप को हम दिल्ली कह सकते थे। तो दिल्ली जो है उन सभी शहरों का सामूहिक नाम बन गया। ठीक है, ये जितने भी शहर थे इनका सामूहिक नाम बन चुका था। दिल्ली का विस्तार जो है लगभग 40 मील तक था। यानी ऐसा माना जाता है कि दिल्ली बहुत बड़ी तो नहीं थी, लेकिन हाँ 40 मील तक इसका मतलब विस्तार था, इसका क्षेत्रफल था। ठीक है,
उनके समय तक दिल्ली जो थी 21 शहरों का एकीकृत रूप बन चुकी थी, यानी कि ये इसके समय तक शिहाबुद्दीन जिस समय में आया यहाँ पे, उसके समय तक दिल्ली जो थी 21 शहरों, ठीक है 21 शहर थे, उनको मिलाकर दिल्ली बनती थी। तो ये आपको समझना था, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान है, यहाँ पे कुछ भी मुश्किल नहीं है, जैसा आपको लिखा है बिल्कुल आसानी से आप समझ जाओगे। एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से आपको नजर रखनी है, ठीक है। फिर दिल्ली में क्या परिवर्तन आते हैं, कौन सी चीजें बनाई जाती है, कौन सी चीजें तोड़ी जाती हैं, उन सारी चीजों को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, हमको ये समझना है। तो देखिए 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में दिल्ली सल्तनत काल, अभी वही सल्तनत काल जिसकी बात कर रहा था, जिसके तहत 5 वंश थे, ठीक है, 5 वंशों ने शासन करा। तो उसके शहरों का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। होता क्या था कि जब कोई दूसरा वंश आता था तो कई बार अपनी राजधानी को परिवर्तित कर देता था, स्थानांतरित कर देता था, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था, ठीक है। कई बार क्या है, राजनीतिक कारण से, सैन्य कारण से या प्रशासनिक या भौगोलिक कारण से अपनी राजधानियों को इन्होंने क्या करा, बदल लिया, ठीक है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पे यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। अब शुरू होता है यहाँ से हमारा चैप्टर। तो दिल्ली में शहरों का विकास जो है वो कैसे हुआ, इसको देखते हैं। आपने अनंगपुर किले के बारे में पढ़ा होगा, इससे पहले वाली यूनिट पे मैंने आपको बताया था। तो इसको समझते हैं। देखिए अनंगपुर समझते हैं। अनंगपुर जो है, नाम और इसकी स्थापना को जानते हैं। अनंगपुर जो है, इसको अनेकपुर भी कहा जाता था और इसको आरंगपुर भी कहा जाता था, ठीक है। अनंगपुर को अनेकपुर और आरंगपुर भी कहा जाता था। इसकी स्थापना किसने करी थी, तोमर वंश के जो शासक थे अनंगपाल, यानी जो राजा अनंगपाल थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इन्हीं के नाम पे इसका नाम अनंगपुर पड़ गया, ठीक है। अनंगपाल ने करी थी तो इसका नाम क्या पड़ गया, अनंगपुर पड़ गया। इतिहासकारों में मतभेद है। अब इतिहासकार देखो क्या है, अलग अलग लोग, मतलब क्या है कि दो अनंगपाल थे, ठीक है। अब इतिहासकार इसको लेके थोड़ा सा उनके मन में डाउट रहता है। तो जैसे सैयद अहमद है, इन्होंने कहा था कि जो अनंगपाल प्रथम थे, ठीक है, अनंगपाल दो थे इसलिए एक के नाम के आगे हमने प्रथम लगा दिया, एक के नाम के आगे हमने द्वितीय लगा दिया, ठीक है, ताकि हमें भी कंफ्यूजन ना रहे। तो सैयद अहमद जो थे वो कहते हैं कि अनंगपाल प्रथम जो है इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन जो कनिंगम था, जो अंग्रेज अधिकारी था अलेक्जेंडर कनिंगम, इसने क्या कहा, इसने कहा कि अनंगपाल जो द्वितीय थे उसके द्वारा 11वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, पहले वाले अनंगपाल के दौरान नहीं की गई थी, ऐसा अलेक्जेंडर कहते हैं। तो थोड़ा सा इस पे विवाद है। फिर कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। तो 1992 में खुदाई वगैरह हुई, कुछ खोज की गई, तो कुछ सबूत मिले, ठीक है, टूटे हुए सबूत मिले, खंडित अवशेष मिले। तो अवशेष क्या मिले हैं, पूरा पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं, ठीक है। पूरा पाषाण काल के उपकरण, आपको पता है उस समय में क्या होता था, पत्थर के उपकरण होते थे, ठीक है। जो भी टूल मिले हैं, जो भी औजार मिले हैं, वो किसके होते थे, पत्थर के बने होते थे। तो इस समय के औजार मिले हैं कुछ। फिर यहाँ पे एक गोल, यहाँ पे कुछ गोल तांबे के सिक्के मिले हैं, ठीक है, इस प्रकार का कोई सिक्का रहा होगा। फिर रेड वेयर पॉट सॉल्ट मिला है, ठीक है, जो एक मिट्टी के बर्तन टाइप सी मान लो आप इसका, एक मिट्टी का ही बर्तन होता था, टाइप होता था। कुछ इस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं। तो इन सबूतों के कारण, ठीक है, इन साक्ष्यों के कारण निर्माण काल जो है निर्धारित करना कठिन है, क्योंकि उतना अच्छे से नहीं पता लग पाता है कि किस समय में निर्माण हुआ था। लेकिन कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई इन अनंगपाल ने ही इसको बनवाया था, ठीक है। इसके बाद अनंगपुर का ऐतिहासिक महत्व समझते हैं। तो ये दिल्ली के पास सबसे पुरानी तोमर बस्ती मानी जाती है, ठीक है, तोमरों की बस्ती मानी जाती है, दिल्ली के पास सबसे पुरानी मानी जाती है। तोमर शासकों ने और क्या बनवाया है, यहाँ पे एक तालाब है जिसको सूरज कुंड कहा जाता है, ये बनवाया था। लाल कोट के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, लाल कोट जो किलाए राय पिथौड़ा वगैरह बाद में कहा जाने लगा था, ठीक है। तो ये हो गया। फिर तालाब, बांध, बावड़ी, इन सारी चीजों का निर्माण किया था। अभी इनका ये जो तालाब वगैरह बनवाते थे, किले वगैरह बनवाते थे, ठीक है, या कोई मान लो नहर बनवा रहे हैं, कोई झील बनवा रहे हैं, या कोई भी तालाब की खुदाई करवा रहे हैं, तो क्यों करवाते थे वो, तो इसका उद्देश्य ये होता था कि भाई पानी मिल जाए, सिंचाई वगैरह हो जाए, जल प्रवाह पे कंट्रोल किया जा सके, ठीक है, जो जल की धारा है उसको कहीं ना कहीं नियंत्रित किया जा सके, तो इसलिए ये करवाया जाता था। अब बात करते हैं तोमर कालीन जल संरचनाओं की। तो इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। अनंगपुर का बांध हो जाएगा, ठीक है, जहां से जल धाराओं को रोका जाता है, दूसरी जगह पे ले जाया जाता है। फिर अनंग ताल हो जाएगा, जो कि ऐसा माना जाता है कि अनंगपाल जो द्वितीय थे उनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, उन्होंने बनवाया, ऐसा माना जाता है। फिर सूरज कुंड जो है सूरजपाल के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो शासक हैं सूरजपाल, तो इनके द्वारा सूरज कुंड बनवाया गया था। तो इसका नाम क्या इनके नाम पे पड़ गया है, सूरज कुंड। तो इसका नाम आप ऐसा मान सकते हो कि इनके नाम पे पड़ गया, लेकिन रियलिटी में इनके नाम पे नहीं पड़ा है, ठीक है। इसको सूर्य देव के नाम पे माना जाता है, ठीक है, सूर्य जैसे हम सूर्य कहते हैं, सूरज कहते हैं, तो सूर्य देव से जोड़ के देखा जाता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे ना तो वहां पे है इसका डिस्कशन।
तो चलिए देखते हैं। ये जो अनंगपुर है, जो सूरजकुंड बांध है, इसकी स्थिति को समझते हैं। तो यह अनंगपुर एक गांव है, उसके 1 किलोमीटर उत्तर में ये पड़ता है और दो पहाड़ियां थी, उसके बीच का ये हिस्सा था। अब पहाड़ियां कौन सी हो जाएंगी? ये अरावली, दिल्ली में जो पहाड़ी है या जो पहाड़ी श्रृंखला है वो अरावली है, ठीक है। तो अरावली श्रृंखला है, इसमें पत्थर कौन सा है? क्वार्ट्स पत्थर है, ठीक है। इसको क्वार्ट्जाइट बोला जाता है, शॉर्ट में इसको क्वार्ट्स कहा जाता है। तो क्वार्ट्स पत्थर से ये बनी हुई है। और इसकी संरचनात्मक विशेषताओं की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 50 मीटर मानी जाती है और इसकी हाइट जो है वो 7 मीटर के आसपास मानी जाती है, ठीक है। तो ये था। अब यहाँ पे अगर हम इसके अंदर के हिस्सों की बात करें तो अंदर क्या है? गोल गोल सिरों वाली सीढ़ियाँ है। अगर आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से गोल गोल सी सीढ़ी दिखाई दे रही होगी, है ना। तो ये इस प्रकार की यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं। फिर बाहरी संरचना की बात करें तो बाहर अगर हम देखेंगे तो पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे समझ पा रहे हो, एक पत्थर है, फिर दूसरा पत्थर है, इस तरीके से जो आगे की तरफ निकला हुआ है। तो प्रत्येक पत्थर की परत ऊपरी ऊपर की परत से थोड़ी आगे है। जैसे मान लो एक पत्थर है, ठीक है, फिर ऊपर की परत है उससे थोड़ा सा आगे है, इस तरीके से पत्थर के ऊपर पत्थर है। जमीन के लेवल पे अगर हम देखें तो पानी के निकास के लिए, क्योंकि वाटर है तो इसको निकास के लिए भी आउटलेट बनाना पड़ेगा, तो उसको निकालने के लिए आउटलेट बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आंतरिक। अब इसकी अगर हम वर्तमान में आज के समय में इसकी स्थिति देखें तो झील के जो पीछे जो समतल भूमि है वो क्या था? सदियों की गाद, जो लंबे समय से गाद आती थी, ठीक है, जो गाद जमा हो जाती थी उसकी वजह से वो समतल हिस्सा बन गया है। फिर खनन वगैरह हुआ है तो उसके कारण कुछ नए अवशेष मिलने की संभावना भी यहाँ पे काफी कम हो चुकी है, क्योंकि जो खनन हुआ था तो अवशेष जो है वो निकल चुके होंगे। फिर सूरजकुंड तालाब को समझते हैं। तो ये जो तालाब है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा माना जाता है कि 11वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था, इसके मध्य में, और तोमर शासक थे सूरजपाल, इनके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो जल स्रोत के रूप में देखें तो जो बांध बनाया गया था, उस बांध से जो पानी की धारा निकाली गई थी, ठीक है, उससे इसका निर्माण हुआ है इस तालाब का। फिर 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक आया, उसने इसको पुनर्निर्माण करवाया। यानी कि ये जो तालाब है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण अगर नहीं होता, मान लो ये महत्वहीन होता, तो फिरोज शाह तुगलक जो है वो इस पे क्यों ध्यान देता? वो क्यों इसका रिपेयर करवाता या इसकी मरम्मत करवाता, इसका पुनर्निर्माण क्यों करवाता? कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। पूर्वी मंच की बात करते हैं तो यहाँ पे एक पूर्व में देखें तो एक मंदिर का आधार मिला है, यानी बेस मिला है। शायद मंदिर जो है टूट गया होगा, खंडर हो चुका होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नक्काशीदार जो मंदिर के अवशेष मिलते हैं, यानी कि कुछ मंदिर की जो डिजाइन होती है, ठीक है, ये अवशेष मिले हैं। अब इसके नामकरण की बात करते हैं कि ये जो जो हम सूरज कुंड बोलते हैं या सूरज, ये जो तालाब बोलते हैं, तो इसका नाम क्या, किस हिसाब से पड़ा था? क्या यहाँ के जो शासक थे सूरजपाल, इनके नाम पे इसका नाम सूरज कुंड रख दिया गया था तालाब, या फिर इसको कोई और इसका रीजन था? तो ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि ऐसा शायद ऐसा रहा होगा कि सूर्य मंदिर से ये संबंधित था, ठीक है, सूर्य मंदिर से संबंधित था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया, ठीक है, सूरज कुंड। तो इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है ये शासक के नाम पे भी हुआ हो, ठीक है, लेकिन ज्यादातर संभावना यही है कि सूर्य मंदिर था, इसी कारण से इसका नाम सूरज कुंड रख दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं लाल कोट दिल्ली। ये हमने ना पिछले चैप्टर में डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो लाल कोट और किला राय पिथोड़ा, ठीक है, तो इसका निर्माण जो है वो 1060 ईस्वी में अनंगपाल जो द्वितीय थे उन्होंने करवाया था। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। स्थान की बात करें तो आज के समय में जो आप कुतुब कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, ठीक है, कुतुब मस्जिद वाला जो क्षेत्र है वो ये है। फिर किला राय पिथौरा, यानी पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, ठीक है, इसको और विस्तारित करवाया गया था, ठीक है, यानी लाल कोट जो ये किला था इसको और बड़ा कर दिया गया, इसका विस्तार कर दिया गया, ठीक है, किसके द्वारा? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। फिर तुर्कों से रक्षा के लिए इसको और मजबूत बनाया गया ताकि तुर्क से रक्षा हो सके। फारसी स्रोतों में अगर हम पढ़े तो इस किले को क्या कहा जाता है? इसको किला ए राय पिथौरा कहा जाता है, ठीक है, किलाए राय पिथौरा इसका नाम दिया गया है। इसका मतलब क्या था? कि राय पिथौरा का किला, हिंदी में इसको हम राय पिथौरा का किला कह सकते हैं, ठीक है। अब इसका ऐतिहासिक महत्व क्या था ये समझना है। दिल्ली का सबसे पुराना शहर जो था इसी क्षेत्र में समाहित है। तो 1192 यानी 1192 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा विजय प्राप्त कर ली जाती है तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की नींव रख दी जाती है, यानी यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का शासन आ जाता है। और जो इससे पहले चौहानों का शासन था या फिर आप कह लो जो हिंदू शासक थे, ठीक है, इनका शासन खत्म हो जाता है और मुस्लिम शासकों का यहाँ पे शासन आ जाता है 1192 में। फिर दिल्ली का नाम जो है वो ऐतिहासिक रूप से देखें तो उसमें कुछ बदलाव है, उसको ढिल्ली कहा जाता था, ठीक है।
तो 1276 से 1316 1328 ईस्वी में जो अभिलेख मिलते हैं उसमें कहा जाता है कि दिल्ली को हरिताना हरियाणा क्षेत्र का भाग माना गया, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो दिल्ली है उसके बॉर्डर शेयर होता है उसका किसके साथ, हरियाणा के साथ, यूपी के साथ। तो इसको हरियाणा का एक क्षेत्र माना गया है दिल्ली को। तो सूफी कवि थे मुल्ला दाऊद, ध्यान रखना इन्होंने क्या कहा है। तो ये सूफी कवि मुल्ला दाऊद कहते हैं कि फिरोज शाह को ढिल्ली का सुल्तान कहते हैं। ये क्या कहते हैं, ढिल्ली, ठीक है। दिल्ली नहीं कहते, ढिल्ली कहते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि दिल्ली नाम जो है ना वो निरंतरता सल्तनत काल तक बनी रही, यानी जो सल्तनत काल था तब तक इसको दिल्ली 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 ढिल्ली ढिल्ली दिल्ली ढिल्ली, ठीक है, इस तरीके से कहा जाने लगा। फिर भाषाई परिवर्तन हुआ, तो अरबी और फारसी, क्योंकि अरबी लैंग्वेज फारसी लैंग्वेज, क्योंकि कोई तुर्क है, कोई बाहर से आ रहा है, ठीक है, तो कोई अरेबिक लैंग्वेज जानता है, कोई फारसी जानता है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, वो ढा को डा बोलते थे, ठीक है। ये जो शब्द है ना, अब आप अरबी और फारसी को देखोगे तो शब्दों को बोलने का तरीका थोड़ा अलग है, तो इसलिए कुछ इसको ढिल्ली बोलते थे, लेकिन बाद में इसका नाम पड़ गया दिल्ली, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। फिर दहली ए कोना की मस्जिद ए जामी, ठीक है, ये जो दिल्ली की जो मस्जिद है इसको समझते हैं। तो दिल्ली का सल्तनत कालीन प्रारंभ, ठीक है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे क्या था, आपको पता है 1192 में दिल्ली में सल्तनत काल की स्थापना हो चुकी थी, और शहाबुद्दीन जो गौरी था, ठीक है, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली पे अधिकार दे दिया था कि भाई यहाँ पे शासन चला ले। तो दिल्ली का जो प्राचीनतम नगर था जिसको लाल कोट कहा जाता था, जहाँ पे एक किला था, ठीक है, और फारसी स्रोतों में किलाए राय फितौरा इसको कहा जाता था। तो इसके अवशेष जो है आज भी आपको कुतुब मस्जिद के आसपास देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है तुर्की विजय के बाद परिवर्तन। तुर्कों ने क्या करा, यहाँ पे कब्जा कर लिया, अधिग्रहण कर लिया। इसके बाद ये धीरे धीरे इन्होंने पूर्ण रूपांतरण करा, यानी दिल्ली को बदलना शुरू कर दिया। किलाए राय पिथोरा जो था, इसके जो परकोटे हैं इसमें 13 दरवाजे बने हुए हैं, ठीक है। इस किले में क्या है, 13 दरवाजे बने हुए हैं। मुख्य प्रवेश द्वार जो है इसको बदायूं दरवाजा कहा जाता है। तो वर्तमान खंडरों के बीच में स्थित ये छोटा सा किला है। आज के समय में देखोगे तो खंडर हो चुका है, लेकिन ये छोटा सा किला है, और 14वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण था, महत्वपूर्ण हो गया था। दहलिया कोहना जो है पुरानी दिल्ली कहलाता है, ठीक है। दहलिया कोहना का मतलब है पुरानी दिल्ली, जो आज के समय में ओल्ड दिल्ली जिसको हम कहते हैं, ये दिल्ली और कोहना कहलाता है। फिर गौरी और तुर्क विजेता जो आए, इन्होंने क्या करा, पुराने किले के चारों ओर अपना नया शहर बनाया। दिल्ली में एक ओल्ड फोर्ट है, आप अगर कभी चिड़ियाघर वगैरह में गए हो, जू में गए हो, तो उसके बगल में आप देखोगे एक पुराना किला है, ठीक है। तो उस पुराने किले के आसपास क्या है, इन्होंने अपना जो क्षेत्र है, ठीक है, ये बनाया। अगर आप दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट जाते हो, सुप्रीम कोर्ट के आसपास ही ये एरिया पड़ता है सारा। फिर मस्जिद ए जामी का ऐतिहासिक अभिलेख, इसको समझते हैं। मस्जिद ए जामी का पूर्वी द्वार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख धारण करता है, ठीक है। पूर्वी द्वार में एक महत्वपूर्ण अभिलेख मिलता है। अभिलेख में हमको कुछ जानकारी मिलती है, कुछ फैक्ट पता लगता है। फैक्ट क्या पता लगता है, यह पता लगता है कि 1191 से 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किले की विजय, यानी जब किला जीत लिया गया था, तब ये मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। यानी जब किला जीता था उसके बाद ये मस्जिद है जामी जो है इसका निर्माण करवाया गया। इसमें क्या करा इन्होंने, 27 जो मंदिर थे उसकी सामग्री का इस्तेमाल करा। यानी कि देखो किताब में भी कितने अच्छे तरीके से इसको बताया जाता है कि हिंदू जो मंदिर थे उनको तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, ठीक है। लेकिन किताबी लैंग्वेज में इसको क्या कहा गया है कि मंदिर की सामग्री का उपयोग किया गया है। ये नहीं बताया गया कि तोड़ा गया उनको, उसके जो मलबा था या ईंटें थी उसका इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि मंदिरों को कई जगह पे इन्होंने तोड़ा, उसके बाद मस्जिद का निर्माण करवाया। मंदिरों की सामग्री जो थी वो बहुत ही मूल्यवान बताई जाती है, क्योंकि मंदिरों में भाई जो चीजें लगती थी बहुत मूल्यवान चीजें होती थी। फिर दिल्ली का शाही केंद्र बनना, यानी कुतुब मस्जिद जो है इसको कुव्वत उल इस्लाम कहा जाता है। जो ये कुतुब मीनार और आसपास का जो बना हुआ क्षेत्र है इसको हिसारे नौ, यानी हिसारे नौ का मतलब है नया किला, ठीक है, याद रखना। तो जो कुतुब मस्जिद है और कुतुब मीनार के जो आसपास का क्षेत्र है यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, दिल्ली को केंद्रीय और शाही महत्व प्रदान करता था ये क्षेत्र। इसके बाद है मोहम्मद अतहर अली के अनुसार समझते हैं। तो ये कहते हैं कि जो इल्तुतमिश का काल था उस समय में अगर हम देखें तो यही क्षेत्र जो था दिल्ली का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र बन गया था। यानी दिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया था, राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र जो बन गया था यही वाला क्षेत्र, ठीक है, जो कुतुब मीनार है और इसके आसपास का जो क्षेत्र आ जाता है। फिर 14वीं शताब्दी में अगर हम देखें तो इसको दिल्ली ए कोहना
ओल्ड दिल्ली, ठीक है, या कुतुब दिल्ली, या साधारणतः इसको एक शहर या फिर एक सिटी के रूप में इसको जाना जाने लगा था, ठीक है। तो ये यमुना से लगभग 18 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पड़ता है ये क्षेत्र। फिर इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में अगर हम देखें तो खिलजी का समय आया तो उसने क्या करा, इसका विस्तार करा, ठीक है। यानी कि अमीर खुसरो का जो तारीख ए इलाही है उसमें हमें जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो योजनाएं थी उसके बारे में अमीर खुसरो ने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बताया जाता है कि मस्जिद के आगे का जो चौकोर मैदान था, मस्जिद के आगे जो चौकोर हिस्सा था उसको बड़ा किया, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने उसको बड़ा करवाया, दो बड़ी बड़ी मीनारें बनवा दी, और नई मीनार जो थी उसकी परिधि यानी उसका जो गोलाई होती है नीचे परिधि जो थी वो पुरानी से दुगनी थी। तो कहने का मतलब है मीनार जो थी वो दुगने बड़े साइज की बनाई गई, ठीक है। उसका जो नीचे का क्षेत्र था वो दुगना था। ऊंचाई भी अगर हम देखें तो अगर उसकी हाइट हम देखते हैं, क्योंकि मीनार जो होती है वो ऊंची होती है, आपने देखा होगा इस प्रकार से होती है, तो इसकी जो हाइट थी ये भी पहले से ज्यादा थी। पुरानी मीनार जो थी उस पे बाहरी आवरण या गुंबद की भीतरी भाग का निर्माण कराया गया था। फिर यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि हुई, और जनसंख्या बढ़ी तो जनसंख्या बढ़ने के कारण यहाँ पे जो पानी की समस्या है वो प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि पानी भी अब ज़्यादा चाहिए था। तो परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि यमुना के पास जो उपनगर है यानी जो यमुना नदी है इसके पास छोटे छोटे नगर जो थे वो बसने लगे, ठीक है। पहला उपनगर जो था गयासपुर, गयासपुर आपने पहले भी पढ़ा होगा, क्योंकि निजामुद्दीन जो औलिया की दरगाह है उसके आसपास ही मानी जाती है, ठीक है। तो संभवतः सुल्तान गयासुद्दीन बलबल जो था इसके समय में शायद ये बसा होगा क्षेत्र। तो शेख निजामुद्दीन जो चिश्ती है इन्होंने जो जमात खाना स्थापित किया था वो भी इसी क्षेत्र के आसपास ही पड़ता है। अब गयासपुर किलो खरी जो है इसको समझते हैं। तो गयासपुर जो है सुल्तान गयासुद्दीन बलबल, ठीक है, इसके नाम से ही गयासपुर पड़ा है ऐसा लगता है। तो सुल्तान गयासुद्दीन बलबन जो था इसके द्वारा बसाया गया था, इसीलिए इसका नाम जो है ये पड़ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे शेख निजामुद्दीन औलिया जो है इनका जमात खाना होता था, जो आगे चलकर कुब्बा इस्लाम बन चुका था, ठीक है, इसको कुब्बा इस्लाम कहा जाने लगा। यानी बलबन ने कई थाने बनाए, यहाँ पे चेक पोस्ट बना दिए और अफगान जो थे उनको तैनात कर दिया, ठीक है। अब शहरी विन्यास में कुछ परिवर्तन हुआ, यानी बाद के समय में दिल्ली का जो शहर था वो स्थानांतरित होने लगा। नए शहरों की क्या विशेषता थी कि मोहल्ले बनने लगे, ठीक है, मोहल्लों का विभाजन होने लगा, और गलियां जो थी वो गलियां बनाई जाने लगी थी। कई जगह पे पतली पतली गलियां आपको देखने को मिलती है। प्रत्येक मोहल्ले में अनाज के लिए भंडार के लिए अन्न भंडार होता था, ठीक है। शस्त्रागार यानी हथियार रखने के लिए, शस्त्र रखने के लिए शस्त्रागार बनाए गए, और युद्ध के जो उपकरण होते हैं इसके भंडार बनाए गए स्टोरेज करने के लिए, ताकि युद्ध सामग्री जो है, ठीक है, उसको रखा जा सके। नेक्स्ट है कैकुबाद का महल नगर। तो सुल्तान मुइजुद्दीन कैकुबाद जो थे 1287 से 1290, तो इन्होंने क्या करा, परकोटे से घिरा हुआ एक नया महल बना दिया, ठीक है, एक नया महल नगर बनाया। और इसमें क्या यूज किया गया, संगमरमर, ठीक है, संगमरमर जो पत्थर है इसका इस्तेमाल किया गया। ये स्थापत्य की नवीनता दिखाता है, क्योंकि संगमरमर का ज्यादा यूज आपको दिल्ली में मिलेगा नहीं, ठीक है, लेकिन इसने संगमरमर यूज करा तो ये कुछ नयापन आपको दिखेगा। ये नगर जो है शहर एनो यानी इसको नया शहर कहा जाता है, ठीक है। आपने अगर देखा होगा आज के समय में तो आपको दिल्ली में भी नई दिल्ली भी दिखती है, और दिल्ली में ही आपको पुरानी दिल्ली भी दिखती दिखती है, ठीक है। तो ये इसीलिए है क्योंकि नया शहर और पुराना शहर बसाया गया यहाँ पे। इसके अपोजिट जो पुराने शहर थे जिसको दिल्ली ए कोहना कहा जाता था, जिसको ओल्ड दिल्ली यानी पुरानी दिल्ली कहा जाता था, ठीक है, और शहर ए नौ को नया शहर के रूप में जाना जाता है। किलोखरी, तो सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो था इसने किलोखरी में सिंहासन रोड, ठीक है, किलोखरी क्षेत्र रहा होगा, और यहाँ पे आया, इसको बसाता है ये। फिर आगे चलकर ये जो शहर ए नौ है इसके रूप में प्रसिद्ध हो गया, यानी ये इस नए शहर के रूप में ये फेमस हो गया। अब इसकी कुछ विशेषताओं को समझते हैं। तो यहाँ जो महल थे इसमें कुछ चित्रकला की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है, और यहाँ पे लैंडस्केप जो चीजें हैं, परिदृश्य है, उसका निर्माण किया गया। चार दीवारी जो है और उद्यान जो है, बाजार जो है, ये सारे यहाँ पे स्थापित किए गए थे। फिर सीरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी पूछी जाती हैं चीजें। तो सीरी की स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य था क्योंकि मंगोल जो थे उस समय में बहुत खतरनाक थे, और मंगोल पूरी दुनिया में आक्रमण करते रहते थे, इधर उधर, कभी चाइना में कभी भारत की तरफ, ठीक है। तो मंगोलों से कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिए इन्होंने सीरी बनाया था। शुरू में अगर हम देखें तो ये एक शिविर होता था, ठीक है, जहाँ पे क्या होता था, जहाँ पे हथियार वगैरह रखे जाते थे।
और इसकी अवस्थिति जो है ये पुरानी दिल्ली के उत्तर पूर्व में, ठीक है, पुरानी दिल्ली से अगर हम देखें तो इसके नॉर्थ ईस्ट में ये पड़ती है। और समतल मैदान होता था, बंजर क्षेत्र होता था ये। लेकिन कनिंगम जो है, कनिंगम कहता है कि ये शाहपुर जाट क्षेत्र था और ऊंची मिट्टी के टीलों से ये घिरा हुआ क्षेत्र होता था। नामकरण और स्थिति देखते हैं तो प्रारंभिक नाम देखें तो इसको लश्कर भी कहा जाता था या लश्कर गाह कहा जाता था, यहाँ हथियार वगैरह रखे जाते थे। बाद में इसको दार उल खिलाफा कहा जाने लगा, ठीक है। फिर कुतुब दिल्ली को देखें तो शहर के कुतुब दिल्ली शहर के रूप में भी इसको जाना जाता था। सीरी के अगर हम स्वरूप को देखें कैसा स्वरूप था, तो इतिहासकार यजदी जो है उसने जफरनामा में इसके बारे में बताया है। तो कहते हैं कि सीरी जो है जहां पनाह के उत्तर पश्चिम में है, ठीक है, जहां पनाह के उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। तिमूर के अनुसार अगर हम देखें तो सीरी को ये एक गोल शहर कहता है कि ये एक गोल शहर है। यहाँ पे कुछ ऊंची इमारतें हैं, ईंट पत्थर से बने हुए कुछ मजबूत परकोटे बना रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर अतहर अली की माने तो ये कहते हैं कि दिल्ली के अन्य शहरों की तरह ये आयताकार नहीं है। जैसे दिल्ली के ज्यादातर शहर जो थे वो आयताकार थे, पर ये जो क्षेत्र है ये गोल क्षेत्र है, ठीक है, इसको सीरी कहा जाता है। फिर यहाँ पे हजार सुतुन महल जो है ये इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता का स्रोत है, जो सोर्स है, उससे हमें जानकारी मिलती है कि सीरी का जो किला था ना, इसके बाहर अगर हम देखें तो हजार सुतुन महल नाम से मिलता है ये। तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी जो है वो रहा करता था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो है ये भी यहाँ पे निवास करते थे। फिर भी सीरी जो है हमेशा से कुतुब दिल्ली से ही दिल्ली जो है इससे हमेशा से अलग रहा है, ठीक है। जो कुतुब दिल्ली है उससे अलग माना जाता था सीरी को, क्योंकि ये गोल क्षेत्र में बना हुआ था। अब बात करते हैं तुगलकाबाद। आपने दिल्ली में देखा होगा, बदरपुर के साइड आप जाते हो तो वहाँ पे एक तुगलकाबाद का किला आपको देखने को मिलता है, जो खंडर की तरीके से आपको दिखेगा। तो इसकी स्थापना और इसके कारण समझते हैं। तो सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक जो है इन्होंने 1321 1323 के बीच में इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। गियासुद्दीन तुगलक याद रखना। इसका मेन कारण क्या है, दिल्ली और सीरी की जनसंख्या जो थी वो दिल्ली की जनसंख्या और सीरी की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तो सुरक्षा और शाही निवास की आवश्यकता थी इनको, कि एक ऐसी जगह जहाँ पे शाही तरीके से रह सके और सुरक्षा भी हो सके। तो इसलिए इन्होंने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। इसकी स्थिति की बात करें तो दिल्ली से लगभग 9 मील दक्षिण में ये पड़ता है। इस नगर का स्वरूप और महत्व क्या था, तो तुगलकाबाद जो है एक बड़े आकार का क्षेत्र था और स्थापत्य आपको एक जैसा दिखेगा, एक रूपता दिखेगी इसमें। इसमें बहुत ज़्यादा प्रभावशाली प्रतिष्ठा प्रदान करता है इसकी बनावट, ठीक है। आपने कभी अगर इस किले को देखा हो या आप तुगलकाबाद गए हो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिर दुर्भाग्यवश हम कह सकते हैं कि ये आज अगर हम देखें तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में, आज के समय में ये खंडर बन चुका है, ठीक है। आप ये मान लो बिल्कुल बेकार स्थिति में है। संपूर्ण जो नगर योजना थी इसका अनुमान लगाना कठिन हो जाता है कि किस प्रकार से क्या रहा होगा, सही से नहीं पता लग पाता है, ठीक है। क्योंकि किले को भी देखते हैं तो पूरी तरीके से ये अवशेषों में बदला हुआ है, खंडर में बदला हुआ है। तो आज के समय में इसके अवशेष देखें तो आप गढ़ी का परकोटा या विशाल प्रवेश द्वार जो है यहाँ पे देख सकते हो, एक बड़ा सा एंट्री के लिए द्वार बना हुआ है। और कुछ संरचनाएं बची हैं जो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब नष्ट होती जा रही है या फिर नष्ट हो चुकी हैं। कुछ जगह पे आपको खंडरों के रूप में अभी भी दिखाई देता है ये। फिर स्थापत्य के बारे में हम थोड़ी विवरण लेते हैं। तो दीवारों में अगर हम देखें तो विशाल आकार के बड़े बड़े पत्थर लगा रखे हैं, ठीक है। और इसकी विशेषता देखें तो तिमंजिले मीनारतें हैं, यानी तीन तीन मंजिले की यहाँ पे मीनारें हैं, ठीक है, 3 मंजिल की मीनारें हैं। भीतरी प्रकारों में देखें तो छज्जे आपको देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े कक्ष हैं और बड़ा सा एक भव्य द्वार है जिसमें से एंट्री होती है। दक्षिण पूर्वी बुर्ज की तरफ देखें, किले की तरफ देखें तो बहुत ज्यादा प्रभावकारी जो हिस्सा है वो यही वाला है। पूर्वी दीवार से देखें तो चट्टानों को काटकर जल भंडार तक का एक मार्ग बनाया गया था। जल भंडार के आगे देखते हैं तो वहां पे मस्जिद बना रखी है, ठीक है। और महल और अश्वशाला या जो घुड़साल होते थे, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी, जो कि खंडर हो चुका है आज के समय में। नगर दुर्ग का मुख्य द्वार जो है ये बहुत मजबूत और भव्य रहा होगा एक समय में। पश्चिम दिशा में देखेंगे तो यहाँ पे रक्षकों के लिए गहरी बावली बनी हुई है, ताकि बावली में क्या है, ताकि रक्षा हो सके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और भूमिगत मार्ग देखें तो सेवक और गुलाम जो था उनके आवास तक यहाँ पे रोड बने हुए हैं, ठीक है, भूमिगत मार्ग बने हुए हैं अंडरग्राउंड। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा याद रखना। सेवक और गुलामों के लिए इन्होंने अंडरग्राउंड, ठीक है, कुछ मार्ग बना रखे थे जो इनके आवास तक जाते थे।
निर्माण सामग्री की अगर हम बात करें तो लाल और बलुआ पत्थर से, ज़्यादातर आपको दिल्ली में जो भी दिखेगा वो लाल और बलुआ पत्थर से ही बना हुआ है, ठीक है। और शैली अगर देखें तो आरंभिक जो पठान स्थापत्य शैली थी उस हिसाब से, उस स्टाइल में इसको बनाया गया है। तुगलकाबाद जो था इसका सीमित उपयोग, यानी कि इसे महल के रूप में देखा जाता है, प्रशासनिक संकुल के रूप में देखा जाता है, ठीक है। सुरक्षित नगर के रूप में भी इसको बनाया गया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल जो था वो काफ़ी कम था, ठीक है। लेकिन ये केवल सुल्तान और इसके जो अंगरक्षक थे, ठीक है, उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। और आवासीय संकुल अलग से बना रखा है, यानी कि जो रहने के लिए जो रेजिडेंशियल जो जगह होती है वो अलग बनाई हुई है। नगरीय गतिविधियों को देखें तो अब भी पुरानी दिल्ली में केंद्रित रही है, ठीक है। जो भी नगरीय गतिविधि थी वो पुरानी दिल्ली से ही केंद्रित होती थी। पतन की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये केवल शासक निवास बना रहा, यहाँ पे केवल शासक ही रहा करते थे। फिरोज शाह तुगलक जो है 1351 से 1388 में देखें तो फिरोजाबाद की स्थापना करी इन्होंने। इसके बाद तुगलकाबाद जो था वो पूरी तरीके से, मतलब उसको इग्नोर कर दिया गया, आप ये मान लीजिए, ठीक है। फिरोजाबाद को समझते हैं तो राजधानी का स्थानांतरण किया गया, यानी अपनी राजधानी अब फिरोजाबाद ले आए हैं सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। 1358 की बात है। स्थान जो है ये यमुना नदी जो थी इस नदी के किनारे में था। ये स्थानांतरण जो था ये जो अरावली वाला जो चट्टानी क्षेत्र है इससे घिरा हुआ जो उपजाऊ नदी घाटी का क्षेत्र था उसकी तरफ इन्होंने क्या करा, अपना स्थानांतरण कर लिया, राजधानी वगैरह जो है वो यहाँ से हटा दी। तो फिरोजाबाद का विस्तार हुआ, उत्तर दक्षिण विस्तार हुआ, ठीक है, 2 मील तक इसको बढ़ाया गया। और ये क्षेत्र जो है, जो पुराना किला आज के समय में है, जो इंद्रप्रस्थ, ठीक है, आपको पता होगा पहले इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन होता था, वहां से हम पुराने किले की तरफ जाते हैं, ठीक है, लेकिन अब उस मेट्रो स्टेशन का नाम बदल के सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया है। आप दिल्ली में रहते होंगे तो आपको ये चीजें पता होंगी, ठीक है। तो ये जो इंद्रप्रस्थ और ये जो पुराना किला वाला क्षेत्र है ना, जो रिज पर्वत श्रेणी तक जाता है, तो ये कुछ क्षेत्र इसके आसपास पड़ जाता है, और यही सब यमुना के पास है। इंद्रप्रस्थ आप देखते हो उसके आगे ही यमुना बैंक वगैरह आ जाता है, उधर यमुना नदी आ जाती है, तो उसके आसपास का क्षेत्र पड़ता है ये। यहाँ पे जनसंख्या बढ़ने लगी थी, तो यमुना के जो किनारे की जो पट्टी है यहाँ पे लोग आके बसने लगे थे और जनसंख्या यहाँ पे बढ़ रही थी, ठीक है। फिर शमसे सिराज अफीफ जो है इसका वर्णन समझते हैं। तो दिल्ली की जनसंख्या जो थी वो तेजी से बढ़ चुकी थी, इस कारण इंद्रप्रस्थ और कौशले शिकार के बीच में पूरी तरीके से बसावट हो चुकी थी, जिसकी दूरी को 5 कोस माना गया है, ठीक है। अब इसके बाद कोटला फिरोज शाह का किला, यानी जो कोटला फिरोज शाह आपने सुना होगा, तो ये जो है इसका निर्माण हुआ था 1350 से 70 के ईस्वी के आसपास, और यमुना नदी के किनारे में है ये। निकट में देखें तो अशोक स्तंभ आपको दिखाई देगा, ये स्तंभ जो है टोपरा से लाया गया था, ठीक है। और दूसरा अशोक का स्तंभ जो है वो रिज का जो कौशल शिकार क्षेत्र है यहाँ पे स्थापित किया गया था। महल जो है जहान नुमा, यानी विश्व का मार्गदर्शक इसको माना जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको पढ़नी और समझनी है। फिर फिरोज शाह की जो कुछ महत्वपूर्ण इमारतें हैं, ठीक है, इसको समझिए। तो यहाँ पे एक मस्जिद है जिसको कहा जाता है 64 खंबा मस्जिद, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 64 खंबा मस्जिद। फिर यहाँ पे एक मस्जिद है, इसको कला मस्जिद कहा जाता है। स्थान देखें तो ये फिरोजाबाद जो था, जो यमुना के आसपास का क्षेत्र था, ठीक है, बाद में शाहजहानाबाद जो था उसमें विलीन हो गया, यानी ये जो फिरोजाबाद है शाहजहानाबाद में जुड़ गया। ये मस्जिद जो है शाहजहां की जो जामा मस्जिद है उसके दक्षिण पश्चिम के नगर के दीवारों के भीतर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। निर्माता की बात करें तो फिरोज शाह का जो वजीर था उसके द्वारा इसको बनवाया गया था। इसका महत्व क्या है कि फिरोज शाह काल में ये प्रमुख जामा मस्जिद के रूप में जाना जाता था। ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व के रूप में देखें तो जो अतहर हैं, अतहर अली, ये क्या कहते हैं कि फिरोज शाह ने दिल्ली को क्या करा, अधिक उपयुक्त भूभाग में स्थानांतरित कर दिया। इन्होंने क्या करा, दिल्ली को ज्यादा इंपॉर्टेंट माना, ठीक है, जो महत्वपूर्ण भूभाग था उसमें स्थानांतरित कर दिया था। दिल्ली का जो मेन पार्ट है, आप ऐसा मान लो। दिल्ली के बाद के जो नगर है वो शेरशाह की दिल्ली हो गई, सलीमगढ़ हो गया, हुमायूं का मकबरा वाला क्षेत्र हो जाता है, शाहजहानाबाद हो जाता है, नई दिल्ली जो यमुना कछार में स्थित है, ठीक है। तो ये दिल्ली के बाद के नगर है सारे। अब वाणिज्यिक रूप से अगर हम देखें तो दिल्ली का विकास जो है महानगर के रूप में दिल्ली का विकास हुआ है। तो इसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहले हम भौगोलिक कारण देखते हैं कि दिल्ली का विकास एक महानगर के रूप में या एक वाणिज्यिक नगर के रूप में क्यों हुआ है, इसको समझते हैं। तो इसके कई कारण हैं। सबसे पहला है भौगोलिक कारण, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है और दिल्ली रिज पे, यानी दिल्ली में जो जंगल वाला एरिया है, वन वाला एरिया है, यहाँ पे समाप्त हो जाती है।
तो इसके कारण क्या है, यमुना नदी का जो दक्षिण पश्चिम, यमुना नदी जो है वो दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ जाती है। तो दिल्ली को इस हिसाब से हम तीन फायदे मिलते हैं, इसको समझते हैं। तीन फायदे क्या हैं? सबसे पहला फायदा है कि ऊंचाई, सैन्य सुरक्षा के हिसाब से इसकी ऊंचाई जो है वो ठीक ठाक है। फिर दूसरा है चट्टाने, पत्थर और निर्माण सामग्री जो है यहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि अरावली श्रृंखला के यही अरावली श्रृंखला यहाँ पे है। ठीक है, जो आपको गुजरात, राजस्थान, हर जगह आपको जो श्रृंखला देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ना, आपको गुजरात में भी दिखेगी, राजस्थान में भी दिखेगी, हरियाणा में भी दिखेगी, दिल्ली में भी दिखेगी। तो यहाँ पे पत्थर मिल जाता था। फिर यमुना नदी भी है, नदी के कारण ये फायदा है कि भाई पानी मिल जाता है यहाँ पे, नौवहन हो सकता है, व्यापार हो सकता है, ठीक है, नाव चलाई जा सकती है। तो ये सारे फायदे हैं। इसलिए दिल्ली शासक जो थे और व्यापारी जो थे, दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र थी, क्योंकि यहाँ से शासन हो जाता था राजधानी के रूप में, और कहीं ना कहीं यहाँ से व्यापार भी हो जाता था। तो दिल्ली महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। फिर नदी आधारित व्यापार, यानी यहाँ पे यमुना नदी है, तो पूरे साल भर हम देखें तो यहाँ से नाव के जरिए व्यापार हो सकता है। ठीक है, परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि समृद्ध नदी जो है, ये व्यापार का विकास हो जाता है। यहाँ पे एक समृद्ध नदी के कारण, यमुना नदी के कारण यहाँ पे व्यापार बढ़ा। फिर दिल्ली एक व्यावसायिक महानगर बन पाई। ठीक है, फिर तीसरा जो पॉइंट है वो है मंगोल आक्रमणों का प्रभाव। इतिहासकार जो हैं वो कहते हैं कि मंगोल दबाव ने दिल्ली के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाई, क्योंकि उस समय में मंगोलों का शासन होता था मंगोलिया में। वो चाइना की तरफ आक्रमण करते थे, भारत की तरफ आक्रमण करते थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक डर बना रहता था। तो चंगेज खान का जो आक्रमण था, ठीक है, खुरासान और मध्य एशिया के नगर, उसके आक्रमण के कारण ये जो नगर थे वो नष्ट हो गए थे। तो लोग सुरक्षित स्थान की खोज में इधर उधर भाग रहे थे। तो ऐसे में दिल्ली को और सुरक्षित बनाने का प्रयास किया गया। ठीक है, फिर इल्तुतमिश की नीति, सुल्तान इल्तुतमिश जो था, इसने क्या करा, ये विद्वानों को, कारीगरों को, कलाकारों को, नौकरशाहों को संरक्षण दिया। ठीक है, और उनको अनुदान दिया, उनको बसाया यहाँ पे। तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि दिल्ली जो है इस्लामी पूर्व का सबसे सुरक्षित नगर बन चुकी थी। और अरब, खुरासान, चीन, बुखारा आदि से लोग दिल्ली में आके बस जाते थे, क्योंकि जिस क्षेत्र में वो अरब हो गया, या खुरासान, ये मान लो खुरासान वाला क्षेत्र हो गया, या चीन वाला क्षेत्र हो गया, बुखारा वाला क्षेत्र हो गया, तो वहाँ पे कई बार आक्रमण होते रहते थे। तो वो उन्हें लगा कि भाई दिल्ली जो है सेफ है, तो दिल्ली की तरफ ये लोग आ गए। फिर सांस्कृतिक और प्रशासनिक विकास, तो लेखक इसामी अगर देखें तो ये कहते हैं कि लोग दिल्ली की ओर आकर्षित हुए थे। ऐसे आकर्षित हुए थे जैसे परवाने शमा की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, तबकात है नासिरी के हिसाब से देखें तो दिल्ली मध्य एशिया के शरणार्थियों का प्रमुख केंद्र बनी थी। जो मध्य एशिया के लोग थे वो ज्यादातर दिल्ली की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, दिल्ली की तरफ आ रहे थे। ठीक है, 13वीं शताब्दी में अगर हम देखें तो दिल्ली का तीव्र विकास जो था इसी समागम के कारण हो पाया था। अगर ये इतने लोग यहाँ पे आकर्षित नहीं होते तो दिल्ली का इतना विकास नहीं हो पाता, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पे। फिर खिलजी और तुगलक काल में देखें तो दिल्ली क्या थी, तो इसको शाही शिविर कैंप के रूप में देखा जाता है। तो दिल्ली का राजनीतिक उत्कर्ष समझते हैं। तो इल्तुतमिश के समय में दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनी थी। ठीक है, दिल्ली जो थी, दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनी थी इल्तुतमिश के समय में। फिर 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक देखें तो दिल्ली जो था एक बहुत बड़ा महानगर बन चुकी थी। पहले राजधानी के रूप में जानी जाती थी, अब बहुत बड़ा महानगर बन चुकी है। फिर यहाँ पे बहुत सारे नगर थे, उनका समूह बन चुकी थी। दिल्ली शब्द जो है पुराने हिंदू नगर और नए सल्तनत कालीन जो नगर है इसके रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसमें पुराना जो पहले क्या था, हिंदू शासकों का शासन होता था, तो हिंदू नगर के रूप में भी देखा जाता है। और फिर सल्तनत काल, यानी ये जो मुस्लिम शासक आ गए, इनके नगर के रूप में भी देखा जाता है। तो दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण माना जाता था। ठीक है, इसके बाद सीरी, अलाउद्दीन खिलजी के अधीन शाही शिविर। तो मंगोल संकट और सीरी की स्थापना समझते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोल आक्रमण जो था वो बहुत तेज हो गया था। अब मंगोल जो थे दोआब और गंगा पार तक पहुंच गए थे। दिल्ली पर इन्होंने घेराबंदी भी कर दी थी। तो परिणाम क्या हुआ? राजधानी को बहुत ज़्यादा सुरक्षित बनाने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि मंगोल जहाँ पे भी जाते थे तबाही मचा देते थे। ठीक है, यहाँ ऐसा कहा जाता है कि कुत्ते बिल्ली तक को नहीं छोड़ते थे, मार देते थे, इतनी हत्याएं करी है इन्होंने। तो ऐसे में दिल्ली को सेफ बनाने के लिए भी इन्होंने काम करा। ठीक है, सीरी का चयन, तो इन्होंने सीरी को चुना। कारण क्या था? ये चट्टानी क्षेत्र के पास में बना था, तो यहाँ पे किले का निर्माण आसान आसान था, पत्थर वगैरह मिल जाता था। तो सीरी जो है कुतुब दिल्ली के उत्तर पूर्व में, ठीक है, समतल जो बंजर क्षेत्र था, इसके
इसके आसपास स्थित था। बर्नी ने क्या कहा है, जियाउद्दीन बर्नी जो है उसने तारीख ए फिरोज शाही में लिखा है कि मंगोल आतंक के बाद अलाउद्दीन ने क्या करा, दूरस्थ अभियान को छोड़ दिया, यानी दूर दूर के अभियान छोड़ दिए। सीरी में महल बनवा लिया, सीरी को दारुल खिलाफा राजधानी घोषित कर दिया था। लश्करगाह सैन्य शिविर, तो इसका प्रारंभिक नाम जो है उसको लश्कर या लश्करगाह कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे सेना और सेना से रिलेटेड सामान जो हथियार होते थे वो रखे जाते थे। कुतुब दिल्ली, यानी ये शहर कुतुब दिल्ली शहर कहलाता था, ठीक है। साक्ष्य क्या है, तो ये शेख निजामुद्दीन औलिया का उल्लेख मिलता है। अमीर हसन सिज्जी के लश्कर में निवास के बारे में जानकारी मिलती है। सीरी की स्थिति देखें तो कनिंगम कहता है कि ये शाहपुर जाट वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पे मिट्टी का टीला होता था, ये वाला क्षेत्र है। और ये 1.7 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। अगर यजदी के जफरनामा के हिसाब से देखें तो सीरी का परकोटा जो था वृत्ताकार था, ठीक है, ये वृत्ताकार क्षेत्र में फैला हुआ था, यानी गोल था ये। तिमूर के हिसाब से देखें तो सीरी को इसने गोल शहर बताया है। फिर जल आपूर्ति, हौज ए खास, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हौज ए अलाई या हौज ए खास का निर्माण करवाया गया था। तो इसकी स्थिति देखें तो कुतुब दिल्ली से 2 मील दक्षिण में मानी जाती है, ठीक है। यजदी, इसको एक छोटा सा समंदर कहते थे। आकार जो है इसका वर्गाकार है और प्रत्येक भुजा जो है 60 मीटर और 70 एकड़ के आसपास मानी जाती है। सीरी का वास्तविक स्वरूप अगर हम देखते हैं तो ये सीरी राजधानी घोषित हुई है, ठीक है, यानी कि सीरी राजधानी के रूप में इसको देखा जाता है। लेकिन ये कुतुब दिल्ली से अलग विस्तार हो रहा था, ठीक है, कुतुब दिल्ली से इसका विस्तार अलग हो रहा है। यहाँ पे किले का निर्माण अलग तरीके से हुआ है। और प्रमाण के रूप में देखें तो अलाउद्दीन जो था, इस खिलजी, इसने क्या करा था, सीरी में नई जामा मस्जिद नहीं बनवाई थी उसने, कुतुब दिल्ली की जामा मस्जिद का विस्तार करा था, ठीक है। उसने यहाँ पे नई जामा मस्जिद ना बना के जो कुतुब दिल्ली की जामा मस्जिद थी उसी को उसने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि सीरी को उसने शाही शिविर बना रखा था, ठीक है। और कुतुब दिल्ली जो था उसको वाणिज्यिक और सामरिक केंद्र बना रखा था, क्योंकि जो कुतुब दिल्ली वाली जो मस्जिद थी उसका इसने निर्माण करवाया था, उसको बड़ा करवा दिया था। इसके बाद है आर्थिक अवस्थ इस गतिविधियों को देखते हैं। तो यहाँ पे कुतुब दिल्ली जो है, यहाँ पे क्या था, मुख्य मंडियाँ होती थी, बाजार होते थे, अनाज का जो बाजार होता था वो सब यहीं पे स्थित था। लोग यहाँ पे सामान खरीदा करते थे, ठीक है। 9वां पॉइंट है कि 1000 सुतून का महल। इब्न बतूता बताता है कि सीरी किले जो था उसके बाहर 1000 सुतून का महल बना हुआ था, ठीक है, उसको मतलब उसका नाम है 1000 सुतून का महल। इसका निवास के रूप में देखें तो अलाउद्दीन खिलजी और जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था उनका ये निवास स्थल रहा था, ये महल में रहा करते थे। फिर अगला पॉइंट है जहां पनाह का निर्माण। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में कुतुब दिल्ली और सीरी और जहां पनाह, ठीक है, इनकी दीवारों को जोड़ दिया। कुतुब दिल्ली और जो सीरी था इसको, और जो जहां पनाह वाला एरिया है, इन तीनों को उसने क्या करा, दीवारों को ही जोड़ दिया। अब बात करते हैं कुतुब परिसर की। तो ये इंपॉर्टेंट क्षेत्र है कुतुब कैंपस। जो कुतुब परिसर था इसका भी ऐतिहासिक महत्व है। कुतुब परिसर जो है ये भारतीय और तुर्की फारसी जो यानी भारतीय जो स्थापत्य कला है, तुर्की और फारसी जो स्थापत्य कला है, उसके संयोग से ये बना हुआ है, यानी सबका मिश्रण है। तो ये केवल स्थापत्य स्मारक नहीं है, बल्कि ये नई जो इस्लामी सत्ता आई थी उसको दर्शाता था, नई राजनीतिक व्यवस्था को दर्शाता था, सांस्कृतिक जो परिवर्तन था उसको दर्शाता था, ठीक है। तो ये इन सभी चीजों का प्रतीक के रूप में देखा जाता है। कुतुब परिसर इमारतें जो है ये अपने निर्माण काल में जिस समय ये बनी थी उस समय की जो सांस्कृतिक वातावरण था उसके बारे में हमको जानकारी देता है। जैसे मान लो पहले हिंदू शासक थे, उसके बाद इस्लामी शासक आ गए, तो उनका जो कल्चर था वो बिल्कुल अलग था, ठीक है। तो वो उनके कल्चर को दिखाता है कि उस समय में जो सांस्कृतिक जो भी वातावरण था उसके बारे में जानकारी देता है। कुतुब परिसर के जो प्रमुख स्मारक हैं, तो इसमें मस्जिद जामिया आ जाती है, ठीक है, जो दिल्ली की पहली सामूहिक मस्जिद के रूप में इसको हम देखते हैं। फिर कुतुब मीनार आ जाएगा, इसमें अलाई का दरवाजा आ जाएगा, ठीक है, अलाई दरवाजा जिसको कहा जाता है। तो ये जितने भी स्मारक हैं ये सब मुगल सॉरी सल्तनत काल, ठीक है, सल्तनत काल के समय में जो सामाजिक राजनीतिक इतिहास है इसके बारे में जानकारी देते हैं। इसका प्रतीकात्मक महत्व क्या है, तो कुतुब परिसर जो है इस्लाम की शक्ति का प्रतीक और नई सत्ता की घोषणा का प्रतीक है, क्योंकि आपको पता है उस समय में इस्लामी शासक आ चुका था, तो ये इस्लाम की शक्ति का प्रतीक के रूप में देखा जाता है कि इन्होंने बनवाया था। फिर नई सत्ता की घोषणा के प्रतीक के रूप में भी इसको देखा जाता है। तो इस कारण से अगर हम देखें तो विद्वानों ने इसको अनेक
अलग अलग नजरिए से व्याख्या करी है, ठीक है, अलग अलग दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या जो है विद्वान लोगों ने करी है। नगरीय जीवन में इसकी भूमिका देखते हैं तो सीरी हो जाएगा, किलो खरी हो जाएगा, या शहरे नौ, ठीक है, शहरे नौ मतलब जो नया शहर था, इसके निर्माण के बाद भी अगर हम देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि सीरी बन चुका था, किलो खरी बन चुका था, शहर नौ का निर्माण हो चुका था, ठीक है। तो कुतुब परिसर जो है, कॉम्प्लेक्स जो है, इसके आसपास का जो नगर है, यहाँ पे नगरीय गतिविधियों का केंद्र था, यहाँ पे व्यापार वगैरह होता था, नगरीय गतिविधियां होती थी, यहाँ पे धार्मिक और सामाजिक जीवन का भी केंद्र बन रहा था, क्योंकि यहाँ मस्जिद वगैरह होती थी, ठीक है, तो लोग यहाँ पे जुड़ते थे। फिर 14वीं शताब्दी के प्रारंभ तक ये क्षेत्र जो था दिल्ली सल्तनत की सत्ता और शासकों के अधिकार से जुड़ रहा था, ठीक है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की जो सत्ता है वो महत्वपूर्ण हो रही थी, और शासक जो थे कहीं ना कहीं जो भी शासक होते थे उनका अधिकार रहता ही था इस पे, तो शासकों के अधिकार से ये जुड़ा दिख रहा था। कुतुब मस्जिद और दिल्ली के सामाजिक जीवन का केंद्र, इसको समझते हैं। तो कुतुब मस्जिद के नाम देखते हैं, तो इसको मस्जिद जामी या मस्जिद कुतुब या मस्जिद कुतुब उल इस्लाम और कुतुब मस्जिद, ठीक है, इन नामों से इसको जाना जाता है। इसका सामाजिक महत्व क्या था, तो कुतुब मस्जिद जो है ये मुस्लिम समाज के सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु थी, क्योंकि मुस्लिम यहाँ पे जुड़ते थे, यहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ी जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे जुमे की नमाज पढ़ी जाती थी, विरोध प्रदर्शन करना था तो यहाँ पे होता था, शिक्षा के केंद्र के रूप में देखा जाता है, कोई न्यायिक घोषणा होती थी तो यहीं से होती थी, त्योहारों का आयोजन होता था। तो ये कुछ मुख्य कार्य यहाँ पे होते थे। आर्थिक गतिविधि देखें तो इसके मस्जिद के आसपास अगर हम देखें तो यहाँ पे बाजार था, ठीक है, बाजार ए बजाजन बजाजन, ठीक है, कपड़ा का बाजार था, यहाँ पे अनाज मंडियां होती थी। परिणाम क्या हुआ कि बड़ी जनसंख्या जो है वो अपनी डेली लाइफ के लिए इस क्षेत्र पे निर्भर थी, क्योंकि यहीं से व्यापार होता था, यहीं से चीजें उनको मिल पाती थी। तो ये सामुदायिक समाजीकरण का एक स्थल बन चुका था। अब कुतुब मस्जिद के निर्माण के 3 चरण थे, एक बार में नहीं बनी है, ठीक है, अलग अलग स्टेप में इसको देखा जाएगा। तो पहला चरण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का समय का है, जब दिल्ली पे विजय होती है 1192 के 91-92 के बाद, तो तुरंत बाद इसका निर्माण जो है शुरू कर दिया जाता है। विशेषता क्या था, छोटा चतुर्भुज, ठीक है, एक छोटा चतुर्भुज प्रांगण था इसका, और स्तंभों पर टिका छज्जेदार बरामदा था, खंबे होते थे यानी जिसको स्तंभ कहा जाता है, उस पे एक छज्जेदार बरामदा जो था वो इस पे टिका हुआ था। और हिंदू और जैन मंदिर जो थे वो ध्वस्त कर दिए गए थे, तोड़ दिए गए थे, तो उसकी जो सामग्री थी उसका इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो शासन होता था हिंदुओं का शासन होता था, तो जितने हिंदू और जैन मंदिर इनको लगे आसपास उन्होंने उसको तोड़ के इसको बनाया, ठीक है। पश्चिमी दीवार को अगर हम देखें तो यहाँ पे बड़े बड़े मेहराबदार पर्दे हैं जो 1199 के आसपास देखे जाते हैं। सजावट के रूप में देखें तो जो अरबी सुलेखन है, कूकी और नस्क, ठीक है, ये थोड़े इसमें जो थोड़े इस्लामी और ये ऐसे वर्ड हैं जो अरेबिक और तुर्क से फारसी से रिलेटेड है, तो आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आएगी, याद करने में दिक्कत आएगी। तो अरबी सुलेखन जो है और पुष्प और ज्यामिति जो आकृतियां थी वो आपको दिखेगी, ठीक है। जो अरबी जो अरेबिक जो डिजाइन होती थी वो यहाँ पे बनी दिखेगी, और कुछ चीजें लिखी भी मिलती है आपको। कुतुब मीनार का जो है ये भी कई चरणों में बना था, तो प्रथम चरण जो था उसमें लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य था वो विजय स्मारक के रूप में दिखाना, क्योंकि बहुत ऊंचा है तो दूर दूर तक दिखेगा, ठीक है। नमाज के लिए अजान देने का स्थान था। विवाद अगर देखें तो सैयद अहमद खान जो है इसे हिंदू मूल का मानते हैं, कहते हैं ये हिंदू मूल का है। कनिंगम जो है इसको मदीना मानते हैं, ठीक है। आखिर था क्या, कुतुब मीनार के यहाँ पे हिंदू क्षेत्र होता था, ठीक है, उसको तोड़ के ये सारी चीजें बनाई गई थी। दूसरा जो चरण था वो इल्तुतमिश का था। पहला तो ऐबक का समय था, ये आपने ऐबक में के दौरान देखा कैसे कैसे निर्माण हुआ। फिर जब इल्तुतमिश का शासन आया तो इसने मस्जिद की चौड़ाई जो थी वो दुगनी कर दी, यानी मस्जिद का विस्तार कर दिया, बड़ा कर दिया क्षेत्र। उत्तर दक्षिण पूर्व में नए नए बरामदे जोड़ दिए इसमें। स्थापत्य की जो पुरानी शैली थी उसी से सामंजस्य, जो पुरानी शैली में बना था उसी से सामंजस्य करके उसको और बड़ा करवा दिया। इल्तुतमिश का जो मकबरा है जो मस्जिद के पास ही बनाया गया है, ठीक है। कुतुब मीनार जो ऊपरी मंजिलों का निर्माण जो था वो पूर्णतः हुआ, यानी कुतुब मीनार भी पूरा जो था इसी ने करवाया था, इल्तुतमिश ने। विवाद क्या है, कहा जाता है कि क्या मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था या इसको केवल पूरा करवाया था, ठीक है, तो उस पर विवाद है। तो कुछ लोग विद्वान कहते हैं कि इसने इसको पूरा करवाया था। अब देखो ये ना कई इस्लामी शब्द होते हैं, ये फारसी उर्दू अरेबिक वर्ड है, तो ये बहुत दिक्कत होगी आपको याद करने में, तो इसे थोड़ा समझना है।
कि इसको अमीर उल उमरा मानने का दावा किया गया है। सेनापतियों में प्रतिद्वंदता थी, जो सेनापति होते थे उनमें भी कंपटीशन होता था। इसलिए मस्जिद के अभिलेख जो मिलते हैं उसमें काफिरों के मंदिर ध्वस्त करने के साहस का गुणगान किया गया है। ठीक है, यानी काफिर कौन है? जो इस्लाम को मानने वाला है, ठीक है, वो तो इस्लामिक हो गया, लेकिन जो इस्लाम को नहीं मानने वाला है, यानी हिंदू जो हो गया, जैन जो हो जाते हैं, बौद्ध हो गए, यहूदी हो गए, ठीक है, सिख हो गए, या इस्लाम को छोड़ के कोई दूसरा धर्म को कोई मानता है, तो वो काफिर था। तो मस्जिद के अभिलेख में क्या लिखा हुआ है कि काफिरों के मंदिर ध्वस्त करने के साहस का गुणगान किया गया है, यानी कि काफिरों को, यानी जो इस्लाम को नहीं मानते उनके मंदिरों को ध्वस्त करने को इन्होंने साहस के रूप में दिखाया गया है कि कितना साहस का काम किया है। जो प्रतिद्वंदी थे, जो कॉम्पिटिटर थे, उनको खारिज करने के लिए भी ये कहा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार मस्जिद जामी जो है तुर्की विजय के रूप में देखी जाती है। फिर कुतुब मस्जिद का पवित्र प्रभा मंडल, यानी कुतुब मस्जिद के बारे में, जो उसके औरा के बारे में जो बताया गया उसको समझते हैं। तो दिल्ली का मुस्लिम अभ्यारण्य बनना, क्योंकि दिल्ली जो थी वो अब मुस्लिम क्षेत्र में आ चुकी थी, तो 13वीं सदी के उत्तरार्ध तक दिल्ली जो थी एक बहुत बड़ा महानगर के रूप में जानी जाने लगी थी। मध्य एशिया, खुरासान से लोग यहाँ पे आने लगे थे। तो 1220-21 के मंगोल विनाश के बाद लोग दिल्ली की तरफ आ रहे थे। इल्तुतमिश का संरक्षण, इल्तुतमिश ने विद्वान, कलाकार, कारीगर थे, जो जो गुणी लोग थे, ठीक है, इनको यहाँ पे बसने में मदद करी। मिनाज कहते हैं कि दिल्ली शरण और विश्राम का स्थल बन चुकी थी। दिल्ली में मुस्लिम समुदाय का रंगमंच, और पूर्वी पूर्वी विश्व में जो इस्लाम का अभ्यारण्य थी वो बन चुकी थी, यानी इस्लाम के लिए एक सेफ जगह जो थी वो दिल्ली बन चुकी थी, क्योंकि मंगोल जो थे इनको मार मार के भगा रहे थे वहां से, तो वो लोग इधर की तरफ भग रहे थे। नेक्स्ट है मस्जिद विस्तार की जरूरत। तो मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही थी, ठीक है, तो ऐसे में क्या था, जैसे नमाज वगैरह पढ़ते थे तो मस्जिद बड़ी चाहिए थी, तो इसीलिए जो भी शासक आए उन्होंने क्या करा, मस्जिद को विस्तार करना शुरू करा, यानी बड़ा बनाना शुरू करा। तो इल्तुतमिश जो था उसने मस्जिद का आकार दुगना कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी आया, उसने और पैसा लगाया और बड़ा कर दिया। तो दोनों शासक जो थे वो खुद को सरिया का संरक्षक, यानी इस्लामी जो कानून था उसका संरक्षक माना करते थे। अलाउद्दीन का पवित्रकरण का प्रयास। तो अलाउद्दीन का जो अभिलेख है उसको पढ़ेंगे तो उससे पता लगता है कि मस्जिद को जन्नत, संतों और धर्म निष्ठा से जोड़ के दिखाया गया है। ठीक है, जन्नत से जोड़ के दिखाते हैं, संतों से जोड़ के दिखाते हैं, और पवित्र आत्माओं के वास वाली जगह बताया गया है, यानी मस्जिद जो है यहाँ पे पवित्र आत्माओं का वास होता है, इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी का अभिलेख बताता है। नेक्स्ट है शेख निजामुद्दीन चिश्ती। तो मस्जिद को बहुत, ठीक है, पुरसुकून मानते थे। यानी इसका कारण क्या है कि फकीरों और जो पाक लोग हैं इनका कदम यहाँ पे पड़ता था, तो इसको थोड़ा मतलब पवित्र स्थान के रूप में ये दिखाते थे। बाद में क्या परिवर्तन होता है, 14वीं सदी में निजामुद्दीन का मकबरा जो था वो बनाया गया। वो बड़ा श्रद्धा का केंद्र बन चुका था। मस्जिद जामी का महत्व जो था वो धुंधला हो चुका था। 14वीं सदी में क्या होता है, अंत तक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह भी जो थी वो भी जियारत का स्थल बन गई थी, यानी अब लोग क्या थे, निजामुद्दीन जो औलिया की दरगाह हो गई है, ठीक है, उधर जाने लगे हैं। बख्तियार काकी की जो दरगाह है वहां पे जाने लगे हैं। तो यानी कि मस्जिद जो थी अब थोड़ी इग्नोर होने लगी थी। ठीक है, ये क्षेत्र ज्यादा श्रद्धा के केंद्र बन चुके थे। तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हो सकता है आपको थोड़ा डाउट हो, समझने में दिक्कत आए, वो इसलिए क्योंकि जो शब्द है ना वो आपको फारसी शब्द, उर्दू शब्द उसमें पढ़ने को मिलेंगे, तो बहुत सारे शब्दों का मतलब एग्जैक्ट नहीं पता लग पाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप पढ़ो, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो करा ही दूंगा। कुछ हद तक आपको समझ में आया होगा, तो उसको बहुत है इतना। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है। आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं टाइम निकाल के आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।